मैं आपका बयान पढ़ रहा था अपनी रिसर्च के दौरान। आपने कहा था कि अगर ये बेईमानी नहीं हुई होती तो बीजेपी को 151 सीटें आती, जो इस बार 243 आई। आपने कहा 151 के आसपास आती। देखिए, हम वही बेईमानी हुई है मतलब लोकसभा चुनाव। देखो, मैं ये नहीं मानता हूं कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो बूथ पे मैनिपुलेशन हो रही है, जिसको हम लोग पहले बूथ रिगिंग कहा करते थे, उस तरीके की बहुत सी चीजें मुझे लग रही हुई हैं। अब मुझे कई जगहों पे ये आता है। कैसे होती है बेईमानी? शायद वोट जाता, जैसे देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है। हाँ। कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए। हाँ। ठीक है, 100 वोट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दिए, जो जिसको हम लोग कहा करते थे डंप हो गया बूथ, यूपी की भाषा में। अब और बूथ कैप्चरिंग कह लो, डंपिंग कह लो। बूथ कैप्चर भी देखो वो बड़ा ड्रामेटिक पूरा ले जाते थे। हाँ, पर उतना तो बहुत कम होता था। बहुत कम, खासकर जब से पैरामिलिट्री फोर्स आई वो नहीं होता। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी या औरों को आप लपेटे में ले लो और आप दूसरे अधिकारी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लपेटे में ले लो, तो कई बार बूथों पे आप अच्छी खासी 50, 100, 150 वोटों की तो गड़बड़ी कर सकते हैं। मुझे लगता है उस तरीके की कुछ न कुछ मैनिपुलेशन हुई है। और मुझे ये संदेह है, क्योंकि जो सडन इंक्रीज आ रहा है वोटिंग पैटर्न में कुछ स्टेट्स में, देखिए जब मैनुअल था, और भाई इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मैनुअल इज नॉट इतना एफिशिएंट नहीं है जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैनुअल में जब आखिरी गिनती आती थी, जो 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आती थी, और उसके 2-3 दिन बाद जो आखिरी गिनती छपती थी, 1, 1.5, 2% से ज्यादा का अंतर नहीं होता था। वो अब 12-13% कैसे हो गया भाई? तब भी तो बूथ लंबे चलते थे, तब भी तो 5 बजे के बाद आप घुस नहीं सकते थे, लेकिन जो प्रांगण में आ जाते थे वो वोट करते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो प्रक्रिया बदली हो, फिजिकल प्रक्रिया तो वही रही है ना। केजरीवाल जी भी वही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वोटरों को ढूंढ ढूंढ कर उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। देखो, वो काम में मैं कहूंगा कि वो होता है, वो सब पार्टियां करती हैं, और वो आपकी पार्टी की कमजोरी अगर आपने नहीं किया या आपने अपने वोटरों को कोई बचाया नहीं, होता है। पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। उसमें मैं मानूंगा कि हमारी सरकार और हमारी इलेक्शन कमीशन की इनएफिशिएंसी आती है। हमारी इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई फूल प्रूफ तो कोई नहीं होता, बट नियर फूल प्रूफ तरीका नहीं माना है जिसमें 100% सही वोटर लिस्ट आप बना सके। बहुत केसेस हैं जिसमें बाहर के लोग वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, डबल नेम से आ जाते हैं, 10-10 बार के नाम से आ जाते हैं, एक परिवार में 100 नाम आ जाते हैं, जो वहाँ रहते नहीं उनके नाम आ जाते हैं, और जो रहते हैं उनके नाम कट जाते हैं। बहुत बार होता है ये आज नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है, इंदिरा जी कब 1989 में लौट कर आई थी ना जी। 1989 में ये विलिंगडन क्रेसेंट में रहती थी। विलिंगडन क्रेसेंट में जो जितने पीछे लोग रहते थे सबके वोट कट गए थे। आप बताओ, पूर्व प्रधानमंत्री, सबको मालूम था इंदिरा जी वापस आ रही हैं, उनके घर के आसपास के लोगों के वोट नहीं थे, और मैं वहीं साउथ एवेन्यू में रहता था। तो 79 की बात कर रहे हैं आप? मैं हाँ 79 की बात कर रहा हूँ, 79 की, सॉरी नॉट 79 की बात कर रहा हूँ। तो कट गए थे वोट, तो उस समय भी ऐसा होता था। आपने एक बार प्रधानमंत्री की तारीफ सी कर दी थी एक्स पर, जब उन्होंने शीला जी के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे थे। अभी हाल के कुछ महीनों पहले की बात है, तब बड़ी चर्चा होने लगी कि इतने सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा लगता है संदीप दीक्षित भी जाएंगे। मैं गया तो नहीं ना भाई। देखिए क्या कोई चर्चा थी क्या? नहीं, देखो एक चीज है, बीजेपी के कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, कई बार कहा है कि आप आ जाओ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम भी बीजेपी के, हम भी उनमें कई लोगों को अच्छा लगता है तो उनसे बात करते हैं। शायद हम उतना आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं आजकल, पहले आते थे। हो सकता है जब हमारी सरकारें आ जाएंगी हम अच्छा करने लगेंगे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आ जाएं। वो तो होता रहता है, उसमें कोई, देखो बहुत लोग पूछते अरे आपसे पूछा, अरे वो तो होता रहता है यार, मतलब इसको कोई बहुत बड़ी। कब आया था वो ऑफर संदीप जी? आते रहते हैं? नहीं आता, आपके बहुत सारे साथी चले गए ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक। देखो महाराज जी, ऐसा है कि अगर राजनीति को आप केवल व्यवसाय मान लो तो नौकरी बदलने जैसा है। अब बुरा मत मानना, आज आप एक चैनल में हैं, बेटर ऑफर आएगा, बेटर प्रोग्राम मिलेगा, शायद आप दूसरे में चले जाए। मैं कह रहा हूं शायद, मैं आप पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो, ठीक है। आप आज न्यूज़ 24 में हो, कल NDTV में हो, परसों किसी और में हो। पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता वो है। आप राजनीति में देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, सत्ता से सेवा, ये मानते हैं ना कि अगर सेवा करनी है तो पॉलिटिक्स के बाहर। मतलब आप कांग्रेस में ही रहेंगे? मेरा ये है कि मैं पार्टी में इसलिए नहीं आया केवल क्योंकि ये सत्ता में है। भाई 2003 में जब मैं लड़ा था तो कोई ये तो था नहीं कि भारत सरकार आ जाएगी। उस समय तो शीला जी थी कि दिल्ली में थी, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे तो लग ही नहीं रहा था कि अटल जी हारेंगे, कौन सोच रहा था। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको देखो, पार्टी और पार्टी के जो विचार होते हैं जो कुछ ब्रॉड होते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कि कोई लिखित आइडियोलॉजी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्रिटेशन होती है, उससे अगर लगाव है तो उसमें आदमी को मजा ज्यादा आता है। ठीक है, पद ठीक है, अपना आते हैं जाते हैं। मैं तो कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। अच्छा, और
संदीप जी, आपके ऊपर जो लोग परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं ठीक है भाई, पहली टिकट तो इसीलिए मिली क्योंकि शीला जी का बेटा था, उसमें क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। अब कई जगहों पे होता है। अगर आपको कहें कि इज इट अ वेरी फेयर प्रैक्टिस, हो सकता है नहीं, मैं ये भी मान रहा हूं, मैं तो हमेशा कहा है। लेकिन उसके बाद देखो वो एक मौका मिला, ठीक है, 2004 में हम लोग चुनकर आ गए, पर 2009 तो केवल इसलिए नहीं जीतते ना क्योंकि किसी के बेटे हैं। उसके बाद आज आपने क्यों मुझे बुलाया कि पार्टी ने टिकट दिया, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मुझ में होगा कि भाई मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता कि हाँ भाई ही इज ऑल्सो पॉलिटिशियन ऑफ सम वर्थ, इतना तो कहा जाता। आप लेट आए क्या पॉलिटिक्स में? हाँ, मैं क्या था, मैंने इतिहास पढ़ा था दिल्ली से, और एक्चुअली मैं उस समय जाना चाहता था एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, पर उसी साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, वो आईएएस में थे। तो मेरी माताजी ने कहा था नहीं भाई कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनली करो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में, उसमें मुझे एडमिशन मिल गई थी एमए के बाद। तो मैं वहाँ गया। उसके बाद एक बहुत अच्छी एनजीओ है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उदयपुर में, सेवा मंदिर, वहाँ मैंने कुछ वर्ष काम किया। फिर रूरल एनर्जी में काम किया। फिर करीबन 12-15 साल मैं और हमारे कुछ एक दोस्त, हमने एक छोटी संस्था बनाई थी। हम एक बैकपैक लेके, एक छोटा सा झोला लेकर 2-3 प्रदेशों में छोटी छोटी संस्थाओं के साथ काम किया करते थे। बहुत घूमा मैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जगह जगह गया, आता जाता रहा, लोगों के साथ काम करता रहा, और उसमें कुछ रिपोर्ट्स भी लिखी, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड काम भी किया, बड़ा मज़ा आता था। मेरा थोड़ा सा, जब गुजरात के दंगे हुए थे उसके बाद मेरा थोड़ा सा मन बदला था। मुझे लगा था नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी गंभीर चीज़ें हो जाती हैं देश में जिसमें या तो आप सीधे सीधे राजनीति में जाओ और कुछ करो, नहीं तो ज़्यादा कंप्लेंट मत करो। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स में आना वो टर्निंग पॉइंट था। ओके, यानी गुजरात दंगे के बाद 2002 के बाद आपने फिर वो, हाँ, उसके साथ एक और था, मैं थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण और बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन की तरफ देश जा रहा था, उससे भी थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं था, कंफर्टेबल भी नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि दोनों आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अपनी बात हमें कहनी और लाया कौन था आपको पॉलिटिक्स में? अब ये तो नहीं कह सकते कौन लाया था। देखो, गुरु किसे मानते हैं आप अपना? जैसे शीला जी मानती थी अपने ससुर को, हाँ, उमाकांत जी, हाँ, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी। नहीं, बहुत हद तक तो माताजी का रोल तो उसमें था ही। तो आप अपनी माताजी को अपना हाँ, पर मैं एक चीज मानता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई इंस्पायर करता है तो जवाहरलाल नेहरू। ओके, आज भी माय, अगर हीरो जिसको कह लें, ओके, बहुत हैं, प्रभावित तो इंसान बहुतों से होता है, ये तो नहीं कह सकता कि एक ही व्यक्ति है। राइट। फिल्में तो हम हर हीरो की देखते हैं, एक आध होता है जो रियली चमकता है। अब